हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 29 जुलाई, फ्राइडे, और दोस्तों आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तीन डिफरेंट आर्टिकल्स में से। तो दोस्तों, एक तो हम बात करेंगे टॉपिक जो है, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, अभी हाल ही में एक 3 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है, उन्होंने एक वर्डिक्ट निकाला था जहां पे अपहोल्ड करी गई जो कि ईडी की पावर्स है अंडर द पीएमएलए एक्ट। तो इसको लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेके बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया है, हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी। जो कॉलमनिस्ट है या जो एडिटोरियल्स हैं एक्सप्रेस के, हिंदू के, वो इस जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, वो कारण हम समझेंगे दो आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में से इससे संबंधित। और एक दोस्तों आर्टिकल हमारा रहेगा बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, क्योंकि आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो इसको लेके एक आर्टिकल द हिंदू में आया है। तो क्या इसमें से जो मेन बात है, जो एसेंस है इस आर्टिकल का, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, एक बात की आपको मैं क्षमा चाहता हूं कि जो आपसे क्वेश्चन मैंने कल पूछा था, तो आज बेस्ट आंसर हम शेयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक गलती मेरी तरफ से होगी। यहाँ पे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज मैंने लिखा था, जबकि सेंटर स्टेट डिस्पैरिटीज लिखना था। तो इस करके अभी मनमीत मैम ने कहा था कि जितने वो आंसर्स पढ़ रहे थे, तो बाकी काफ़ी बच्चों को डेफिनेटली कन्फ्यूजन रहेगा, बिकॉज वो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी समझ के ही लिख रहे थे। तो इस करके जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एडिटोरियल्स की, तब हम आपके साथ इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर शेयर करेंगे। तो बहरहाल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम है, बस एक यहाँ पे चेंज है कि सेंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में पूछा जा रहा है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे नहीं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, नए हमारे चैनल के साथ जुड़े, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, जो कि आप एट द एंड ऑफ द वीडियो देखते हैं, ये क्वेश्चंस आपने पोस्ट कहां पे करने हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। नाउ इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दिस टेलीग्राम चैनल, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक को क्लिक करना है। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। यदि आपको टेलीग्राम के चैनल का एक्सेस नहीं मिलता इस लिंक को क्लिक करने के बाद भी, तो आप ये नंबर पे 6280133177, तो दोस्तों आप इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज कर सकते हैं और हमारे द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही आपके साथ शेयर करे जाते हैं शाम को 6 बजे। चलिए, सो दोस्तों हम शुरू करेंगे आज की चर्चा को। प्रिज्यूम्ड गिल्टी और काफकाज लॉ, प्रताप भानु मेहता। आमतौर पे प्रताप भानु मेहता के जो आर्टिकल्स होते हैं वो थोड़े एंटी गवर्नमेंट होते हैं, इन द सेंस कि चलो वो है तो बहुत लर्नेड, बहुत अच्छे चीज़ें लिखते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन ज़्यादातर वो थोड़े क्रिटिकल से आर्टिकल्स लिखते हैं। तो ठीक है, हर किसी के अपने व्यूज़ है। जैसे आपको मैंने कल भी कहा था कि एडिटोरियल जब हम पढ़ रहे हैं, हमको ज़्यादा दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के व्यूज़ हैं, हमको हर किसी के व्यूज़ को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और अकॉर्डिंगली, बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम में हमको बहुत सारे क्वेश्चंस में थोड़ा बैलेंसिंग करना होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देना होता है। हर वक्त अगर हम रोजी वर्ड्स लिखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है प्रताप भानु मेहता जी के आर्टिकल में से। अब देखिए, हमारे कानून में, हमारे जुडिशरी में एक बात तो बहुत क्लियर और बहुत कैटेगोरिकली वेल डिफाइंड है कि भाई आप इनोसेंट है जब तक आप दोषी करार नहीं करे जाते हैं। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन ये बात कहीं, ऑफ कोर्स ये बात कहीं संविधान में तो नहीं लिखी है। सरकार का ये कहना कि भी ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी है, वो भी बात सही है। लेकिन आमतौर पे अक्सर ये माना जाता है कि अगर आपको जेल में, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, आपके अगेंस्ट मुकदमा चल रहा है, जब तक आप दोषी करार नहीं करे जाएंगे तब तक आप इनोसेंट हैं, और आपको अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का पूरा राइट भी मिलता है। आप वकील हायर कर सकते हैं, अपनी इनोसेंस को कोर्ट में जाके प्रूफ कर सकते हैं। अपने आप तो आप बिना वकील के तो शायद अपनी इनोसेंस प्रूफ नहीं कर पाएंगे। कोई स्कूल तो है नहीं कि आपको टीचर ने पकड़ा कि आपने कोई गलत काम किया है तो आपने बोल दिया कि जी सॉरी मैंने नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, उसने किया है। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तौर तरीका और होता है, कोर्ट कचहरी में तौर तरीका और होता है। तो काफ़ी लंबे अरसे से एक पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ऑफ द पीएमएलए एक्ट उसको चैलेंज करा गया था। अब एक 3 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है, लेड बाय जस्टिस एएम खानविलकर, उन्होंने अपहेल्ड करा इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पीएमएलए एक्ट के चलते जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कि अफसरों के सामने, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों के सामने जो बोली जाएंगी, जो भी स्टेटमेंट रखी जाएंगी, वो एडमिसिबल रहेंगी कोर्ट में। अब ईडी को आजकल हम काफी न्यूज में, ईडी के बारे काफी हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं, टीवी पे आता रहता है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है ईडी के द्वारा। अक्सर कहा जाता है कि जो भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ईडी को, सीबीसी को, सीवीसी को, सीबीआई को, इस सबको मिसयूज करते हैं।
अब जो बेल प्रोविजंस हैं, अब इस बात को भी अपहोल्ड किया कि अब ये बहुत बहुत हैरानगी की है, जिसके कारण क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया एज पर दिस आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस कि जो ठीक है बेल प्रोविजंस तो काफी स्ट्रिंजेंट हैं इस कानून के चलते, लेकिन जो बर्डन है, बर्डन अक्यूज्ड के ऊपर है कि वो अपने आप को बेगुनाह है वो अब साबित करे इवन बिफोर द ट्रायल कमेंसेस। अब ये कैसे कर सकते हैं? अब आप एक वकील हायर करते हैं, आप कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, आप गुनहगार हैं या बेगुने, आप दोषी हैं या नहीं है, ये बात तो कोर्ट में प्रूव होती है। अब लेकिन आपको अपनी लैक ऑफ गिल्ट इवन बिफोर द ट्रायल कमेंसेस प्रूव करना हो, तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात यहां पे आ जाती है। तो ये केस जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उस केस का नाम क्या है? विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फरवरी इस साल से सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को एग्जामिन कर रही थी, पिटिशन डाली गई थी कि जी पीएमएलए एक्ट के चलते इस एक्ट में ऐसी काफी प्रोविजंस है जिसको मिसयूज किया जाता है, और ईडी के ऑफिस को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस को भी काफी मिसयूज किया जाता है। ठीक है, और ये भी अलेज किया पिटिशनर्स ने कि पीएमएलए कानून के चलते पीएमएलए को इस हद तक मिसयूज करा जा रहा है कि साधारण क्राइम्स के लिए भी लोगों को क्वेश्चन किया जा रहा है, और उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो घर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसको अटैच किया जा रहा है ईडी के चलते, बिकॉज अपेरेंटली अगर उन्होंने क्राइम कोई नहीं भी करा है ना। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? काले धन को वैध करना। आपने कोई काम किया है, काला काम किया है, लेट से कि आप ड्रग नार्कोटिक्स का ट्रेड करते हैं, है ना, आप ड्रग स्मगलिंग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे ड्रग्स लेने हैं, आप एक ड्रग सप्लायर हैं, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप मेरे को 500 करोड़ के ड्रग्स दीजिए, मैं आपको 500 करोड़ अभी पेटीएम कर दूंगा या आपको गूगल पे कर दूंगा, है ना, ऐसे तो नहीं पॉसिबल। अब आपने वो 500 करोड़ लिए, अब वो 500 करोड़ आपने कैश में लिया, वो 500 करोड़ आप कैसे दिखाएंगे? अगर आपने वो 500 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में डालने हैं तो ऐसे तो आप इजीली तो अपने बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं। अब आपके सामने ये चैलेंज है कि आपने वो 500 करोड़ ऐसे दिखाने हैं कि वो 500 करोड़ मेरे पास जो आए हैं वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आए हैं, तो उसको आप वाइट करेंगे, है ना। लॉन्ड्री क्या होता है? आप अपने कपड़े धोते हैं लॉन्ड्री में, आपके कपड़े जो गंदे कपड़े होते हैं लॉन्ड्री में भेजते हैं, वो साफ हो जाते हैं। उस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो आपने काम, आपने जो काला धन काले कामों से जो आपने जनरेट करा है उसको साफ करने के लिए, है ना, आप मनी लॉन्ड्रिंग, हम इस तरह से हम कहते हैं कि आपने ये दिखाना है कि जो सोर्स है, जिस जरिए से ये पैसा, ये काला धन मेरे पास आया है, वो कोई काले काम से नहीं आया, एक लेजिटिमेट एक्टिविटी से आया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे, अब पिटिशनर ने ये बात बोली कि भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के काम नहीं करते हैं, जिनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं होता नार्कोटिक्स में या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उनको क्यों ऐसे उठाया जाता है? ठीक है, चलिए नाउ व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 27, अभी वेडनेसडे की बात है, ये बोला कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है पीएमएलए एक्ट की वो तो ठीक है, चाहे इसकी जो अमेंडमेंट है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम होती रहती है। 2019 में इस एक्ट के चलते अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी, लेकिन मनी बिल के जरिए। अब मनी बिल, जैसे कि आप जानते हैं, मनी बिल का जो जरिया है, जो रूट है, वो राज्यसभा से तो हो नहीं सकता। मनी बिल यानी कि लोकसभा में ओरिजिनेट करेगा। अभी हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स के बारे, तो मनी बिल तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब ये इस बात की जो, अगर हम वैलिडिटी की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वेदर टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स इन द पीएमएलए एक्ट एज अ मनी बिल, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये बात हम एक लार्जर बेंच को, यानी कि एक 7 जज बेंच को रेफर करना चाहेंगे। इस बात के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी जो पावर्स है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कानून के चलते, चाहे अरेस्ट करना हो, चाहे सर्च करना हो, किसी भी किस्म की तहकीकात किसी व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी की करनी हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी हो, ठीक है, ये मान के अलेजेडली कि उसने जो प्रॉपर्टी बनाई है दैट इज अगेंस्ट द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम विच वाज जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर क्राइम। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोर्ट को यह कहा, जो सरकारी जो वकील होते हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करें, तो उन्होंने ये बोला कि ये तो बात कहीं नहीं लिखी कि भाई आप इनोसेंट है जब तक आप गिल्टी प्रूव ना हो, ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी तो नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ECIR, वो FIR के बराबर नहीं है। इट कैनॉट बी इक्वेटेड विद द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखिए, अब यहां पे कोर्ट ने बोला कि पुलिस की पावर्स में और ईडी के पावर्स में भी बहुत फर्क है, तो उस बात को हम कंफ्यूज ना करें। और सप्लाइंग एन ECIR इन एवरी केस, देखिए अगर किसी अब आप गुनहगार हैं या आप गुनहगार नहीं हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि अगर ईडी आपके पास आया है, ईडी आपको अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने आया है, आपको पूछताछ करने आया है, या आपको ईडी के ऑफिस बुलाया गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके सामने वो डिस्क्लोज करनी है।
ये भी बहुत है। अगर ईडी जिस टाइम पे आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अफसर्स हैं जिस टाइम पे आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, जब आपके घर की तलाशी करने आ रहे हैं, जब आपकी तहकीकात करने आ रहे हैं, वो आपको तब बताएं कि हम क्यों आए हैं आपके पास, तो भी सफिशिएंट है। यानी कि आपको आने से, यानी कि अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो उनको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ईसीआई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ईडी की बात करें, ईडी का प्रीकर्सर था इन्फोर्समेंट यूनिट, मई 1, 1956 को ये ऑफिस की स्थापना करी गई थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो आज के टाइम पे एक मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी पावर्स मोस्टली कहां से आती है, पीएमएलए एक्ट से आती है। अब अगर हम पावर्स ऑफ ईडी की बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि भी कैसे है जो लोग जो अपना काम गैर कानूनी तरीकों से कर रहे हैं, जो गैर सामाजिक तत्व हैं, जो गैर कानूनी तरीकों से अपना काम कर रहे हैं, जो काला धन जनरेट कर रहे हैं अपने काले कामों से, वो क्या करते हैं। अब अगर 500 करोड़ 1000 करोड़ का आपने अगर काला धन जनरेट करा है ना, तो आप क्या करेंगे, आप बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, अपने एसेट्स बाहर कहीं बनाना शुरू कर देंगे, आप अपना मनी कहीं बाहर पार्क करना शुरू कर देंगे। आप कोशिश करेंगे किसी तरीके से आप ये दिखा सकें कि ये 500 600 700 करोड़ जो भी है वो मैंने लेजिटिमेट तरीके से कमाया है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव के पीएमएलए कानून के चलते ऑब्जेक्टिव ये था ईडी का, टू प्रिवेंट द पार्किंग ऑफ द मनी आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और कैसे ट्रेस किया जा सकता है उस पैसे को, ठीक है, जो कि आपने बाहर पार्क करना चाहते थे। और ईडी को पावर मिलती है इन्वेस्टिगेशन की अंडर सेक्शंस 48 एंड 49 ऑफ दिस एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर से जैसे हम काले धन को वैध करने की बात करते हैं, ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिक डेफिनेशन, अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो 2-3 लाइनों में यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। वो प्रोसेस है कि कैसे आप क्रिएट करते हैं, आप कैसे क्रिएट करती हैं अपीयरेंस की जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी है 500 600 700 करोड़, जो ऑब्टेन आपने काले कामों से करा है, वैसे क्रिमिनल एक्टिविटी से करा है, गैर कानूनी कामों से करा है, लेकिन जैसे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, टेररिस्ट एक्टिविटी हो, लेकिन आप ये दिखाना चाहेंगे कि लेजिटिमेट सोर्स से वो पैसा आया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। चलिए अब क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट की अगर हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट ने नाउ, अब यहां पे क्रिटिसिज्म ये आता है कि भाई देखिए जहां पे एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नाम की चीज है, अब आप, ठीक है, हर एक को अपना अधिकार होना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का। अब आपको कोई जेल लेके जाता है, आप गुनहगार हैं या नहीं है वो तो चलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट विल, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जैसे हम बात सुनते रहते हैं, कोर्ट अपने आप तय करेगा, बताएगा, लेकिन आपको तो अधिकार है ना अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि नहीं, आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दीजिए बिफोर द ट्रायल बिगिंस, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। अब यहां पे भारत सरकार के जो वकील हैं, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने बोला कि भी देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया। अब सुप्रीम कोर्ट तो गार्डियन है, कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, बट यहां पे प्रताप भानु मेहता ये बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वही बात कर दिया जो कि 1970s में इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे इंदिरा गांधी की हर बात पे हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल एग्जीक्यूटिव के साथ एग्री नहीं करा, बट परहैप्स दे हैव आल्सो एडेड दैट पार्लियामेंट कैन प्रोहिबिट द बेसिक टेनेट्स विद द लॉ। अब काफका लॉ की बात करते हैं, तो काफका, देखिए काफका लॉ क्या है, तो वैसे अब इसका जो बेसिक जो मतलब आपको मैं बता देता हूं। काफका लॉ आता है यहां पे फ्रांस काफका से। फ्रांस काफका एक जर्मन लैंग्वेज राइटर थे, फिक्शनल नॉवल लिखते थे, फिक्शनल किताबें लिखते थे, ठीक है। और मोस्टली इनकी किताबों में जो बातें होती थी वो ये होती थी कि जैसे अब 20th सेंचुरी में, चलो वो वर्ल्ड वॉर का जमाना था, है ना, अब उस टाइम पे जो लोग हैं कितने लाचार फील कर रहे हैं, कितने हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कानून की व्यवस्था नहीं है, कानून की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, ठीक है, अपने आप को बहुत आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और पावरलेस महसूस कर रहे हैं। तो प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की स्थिति अब आने वाले समय में आने वाली है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के चलते, ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, नाउ व्हाई काफकेस्क लॉ, नाउ इमेजिन अ लॉ जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन कमेंस होती है, ठीक है, और बहुत एक वे ग्राउंड के ऊपर, यानी कि कोई लेजिटिमेट ग्राउंड भी नहीं जिसके चलते आपके ऊपर एक आपके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई है, और आपको यह भी नहीं पता कि किस बुनियाद पे आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है इन्फोर्समेंट केस रिपोर्ट की, और आपको बुलाया जा रहा है ईडी के ऑफिस में, ठीक है, बार बार बुलाया जा रहा है, आपको यह भी नहीं पता कि आपको जो बुलाया जा रहा है एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है कि एज एन एक्यूज बुलाया जा रहा है, और आप एक खतरा माना जाते हैं, आप एक खतरा माना जाते हैं स्टेट के लिए, ठीक है, कि आप एक एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, स्टेट के लिए आप खतरा हैं, इंडिया के लिए आप खतरा हैं, और आपको इतनी आसानी से बेल नहीं मिल सकती है, ठीक है, और ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव योर इनोसेंस टू गेट बेल। तो इस तरह के ड्रकोनियन प्रोविजंस अगर इस लॉ में हैं, अब अगेन यहां पे व्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पीएमएलए कानून नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए,
मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है वो तो बिल्कुल है ही है ना। हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे। अब देखिए बहुत सारे ट्रीटीज, बहुत सारे कानून हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कि इंप्लीमेंट करे गए थे टेरर फाइनेंसिंग पे रोक लगाने के लिए, स्पेशली आफ्टर दी 9/11 अटैक्स विच हैपेंड इन अमेरिका। तो हमारी लड़ाई जारी है, टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट हो, नार्कोटिक ट्रेड्स के अगेंस्ट हो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट हो, वो बात ठीक है। लेकिन अब अगर आप ऐसे बेबुनियाद तरीके से किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को या पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, अब यहां पे वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल एक बात कह रहे हैं कि ड्रकोनियन जो ऐसे प्रोविजंस है इस लॉ के, वो देश के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। अब जो पनिशमेंट्स हैं इस लॉ के चलते, ठीक है, जो आपको पनिशमेंट मिलेंगी, दैट इज ऑल्सो एक्सेसिवली प्यूनिटेटिव इन डिस्प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम। आपके एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी सीज करी जा सकती है, बेशक आप गुनहगार नहीं भी हैं, लेकिन इस कानून में सेफगार्ड्स हैं अगेंस्ट अटैचिंग योर प्रॉपर्टीज। लेकिन वो जो सेफगार्ड्स हैं ना, वो बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं, और वो अलाउ नहीं करते हैं रीजनेबल एक्सेप्शंस को भी। पॉलिटिसाइज्ड वेपन की यहां पे बात करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सत्ता में, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आर्बिट्री पावर्स ऑफ द स्टेट को रिलिंक्विश करने में, है ना। तो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो यूज जो है ईडी का पर्टिकुलरली अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ये बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब लीगल फाउंडेशन ऑफ दिस वाज लेड बाय द लीगल फाउंडेशन, अब ये चाहे कांग्रेस की सरकार ने लेकर आओ, चाहे बीजेपी की सरकार ने लेकर आओ, लेकिन कोई भी पार्टी अभी तैयार नहीं है कि कैसे इसकी प्रोविजंस को चैलेंज किया जा सकता है, कैसे इसको और सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन अब हम बात करते हैं टेरर फाइनेंसिंग की, हमारी लड़ाई अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग की, वो सब बातें ठीक है, बहुत सारी ट्रीटीज भी हमने साइन करी हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी हम मेंबर हैं, लेकिन ये जो रिटोरिक है इंटरनेशनल ट्रीटीज का, दिस कैन नॉट बी यूज्ड कि हम जो डोमेस्टिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, उनको ओवरराइड करें। तो ये बात प्रताप भानु मेहता कहते हैं। फिर जो आज का दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, तो ये दो आर्टिकल से दोस्तों जो हमने डिस्कस करे हैं, दोनों इंडियन एक्सप्रेस के थे। अब ये जो आर्टिकल है हिंदू का हम डिस्कस करेंगे, तो ये तीसरा आर्टिकल है, व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। तो आज क्या है, आज 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, इस बात की हम खुशी बना सकते हैं, रिकवरी हमारा नेशनल एनिमल है ना, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया हम टाइगर कहते हैं, ठीक है, बाघ जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट ये बताती है कि जो टाइगर के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं बाय 40% सिंस द लास्ट 17-18 ईयर्स, सिंस 2005। लेकिन क्या ये जो राइज इन टाइगर्स नंबर है, क्या ये सफिशिएंट है कि आने वाले समय में वो विलुप्त ना हो, कि उनकी एक्सटिंक्शन को हम प्रिवेंट कर सकें? ये एक सवाल यहाँ पे खड़ा उठा गया है। तो पहले यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी वैल्यूडेशन इस आर्टिकल में हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे। आई एम श्योर एनवायरमेंट में आपने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे पढ़ा होगा। तो ये इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा 1973 में इनिशिएट किया गया था। एम क्या था कि जो पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर्स की, कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है अपने नेचुरल हैबिटेट्स में, ठीक है। प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू डू एवरीथिंग पॉसिबल कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टाइगर को सेव कर सकते हैं, और कैसे हम एनिमल और ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट को हम रोक सकते हैं, ठीक है, ताकि जो टाइगर्स हैं वो टाइगर रिजर्व्स में पीसफुली रह सकें, ठीक है, और पीसफुली ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों जो है पीसफुली इकोसिस्टम में कोएग्जिस्ट कर सकें, ठीक है। और इसके चलते दोस्तों टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं, ठीक है, स्पेशली क्रिएटेड टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री। तो जहां हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व्स थे 1973 में, आज 2022 में हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सब कोशिशें हैं, ये जो सब एफर्ट्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर के चलते, दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट कि हम कैसे टाइगर पॉपुलेशन की कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे टाइगर पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो टाइगर रिजर्व्स की बात आती है तो सरकारी वेबसाइट में से ही मैंने डेटा उठाया है, तो 53 है, इसमें 52 मेंशन है। तो लेकिन गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में, ये 53rd टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में डिक्लेयर करा गया था। ये मई 2022 की बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो 53 टाइगर रिजर्व है इंडिया के, 52 नहीं है। यहां पे आपको 52 मिलेंगे, 53rd जो है वो छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर करा गया है। चलिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पे एक और इन्फॉर्मेशन की बात करें NTCA के बारे, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NCA, जो NTCA इसकी स्थापना करी गई थी अंडर सेक्शन 38L ऑफ दी WLP यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें जो चेयरमैन रहते हैं वो कौन होते हैं? चेयरपर्सन, यानी कि अभी जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है भूपेंद्र यादव जी हैं, वो कौन है? वो मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट के। उसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के, वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसमें रहते हैं, और जो सेक्रेटरी हैं MOEF के, ये सारे के सारे इस NTCA के मेंबर्स होते हैं। आपको याद क्या रखना है कि जो चेयरपर्सन है वो कौन है? हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। और जो अथॉरिटी है NTCA की अथॉरिटी है, दिस डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम सेक्शन 38O क्लॉज 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये NTCA की स्थापना कब करी गई थी? दिसंबर 2005 में करी गई थी,
ठीक है, तो एक रिकमेंडेशन थी ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब यहां पे जेनेटिक्स की बात करते हैं। एक सेंट्रल बात इस आर्टिकल में, देखिए दोस्तों आर्टिकल में बहुत टेक्निकल बातें लिखी, लेकिन जो जेनरिक अगर बेसिस पे हम बात करें कि मेन बात यहां पे क्या निकल के सामने आ रही है, वो ये बात है कि जितनी टाइगर की आबादी ज्यादा होगी उतने टाइगर के एक्सटिंक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन जितनी टाइगर की आबादी कम रहेगी, अगर क्योंकि देखिए ऑब्वियसली मीटिंग ऑप्शंस कम हो जाती हैं। देखिए अगर स्मॉलर पॉपुलेशन टाइगर्स की है, ठीक, जो प्रोबेबिलिटी एक्सटिंक्शन की वो ज्यादा रहेगी, बिकॉज वाई, अगर स्मॉलर पॉपुलेशन टाइगर्स की है तो उतनी ही कम जो प्रोबेबिलिटी है ब्रीडिंग की या मीटिंग की वो भी कम रह जाएगी। ठीक है, फिर एट द सेम टाइम फॉर पॉपुलेशन टू परसिस्ट दे शुड बी अ पार्ट ऑफ लार्जर लैंडस्केप्स विद अदर पॉपुलेशंस दैट आर कनेक्टेड। ठीक है, तो जो स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैं वो एक हाई प्रोबेबिलिटी फेस करते हैं विलुप्त होने की, एक्सटिंक्शन की। अब स्मॉल पॉपुलेशन की हम बात करें, देखिए रैंडम इवेंट्स हैं जो कि चेंजेस, जेनेटिक वेरिएशंस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हम टाइगर्स की बात करें तो ऐसे रैंडम इवेंट्स हो सकते हैं वातावरण में जो कि ऐसे रैंडम चेंजेस लेके आए, जो कि फ्रीक्वेंसी है जेनेटिक वेरिएशंस की विद इन द टाइगर पॉपुलेशन वो बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं स्मॉलर पॉपुलेशंस में, दे आर मोस्ट लाइकली टू बी रिलेटेड लीडिंग टू इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग क्या होता है? जब जो मीटिंग यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच आर रिलेटेड जेनेटिकली। ठीक है, तो ये बहुत स्लाइटली डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं उसमें ज्यादा वेरिएंसी देखने को नहीं मिलेगी अगर तो सिमिलर ब्रीड में मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो इंटरब्रीडिंग जो होती है, यानी कि इनब्रीडिंग का ऑपोजिट इंटरब्रीडिंग में जो वेरिएशन देखने को मिलती है वो ज्यादा यूनिक होती हैं, ज्यादा डिफरेंट होती हैं और सर्वाइवेबिलिटी भी ज्यादा रहती है इंटरब्रीडिंग में। फिर एक और सवाल यहां पे खड़ा उठता है कि हमको पता है कि बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में वो स्मॉल और एम्बेडेड ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में है। तो क्या ये जो लैंडस्केप है बिटवीन द टाइगर रिजर्व, चाहे उसमें एग्रीकल्चर फील्ड्स हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, या बिल्ट अप एरियाज या हाईवेज हैं, सड़कें हैं, क्या वो बाघों को अपॉर्चुनिटी देता है, टाइगर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो फ्रीली वहां पे मूव कर सकते हैं? कनेक्टिविटी कैसी उनकी, क्या कॉरिडोर्स उनके सेफ हैं? नाउ अब इसका एक तरीका तो इसको आंसर करने का है कि भाई अगर हम मूवमेंट ऑफ टाइगर्स को ट्रैक कर सकें फ्रॉम द रेडियो कॉलर टाइगर्स। ठीक है, तो यानी कि उनके नेक पे, टाइगर्स के नेक पे एक बेल्ट लगा दी जाती है और उस बेल्ट पे रेडियो ट्रांसमीटर्स फिटेड होते हैं, तो आप उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो एक तो जरिया ये है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली क्योंकि आज के टाइम पे हम जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। तो टाइगर जो है वो टाइगर्स कैन बी जेनेटिकली सैम्पल्ड यूजिंग देयर, उनके बालों के जरिए, उनके बाकी जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, उनके एक्सट्रीटा के जरिए, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस द कंट्री। और जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं इन टाइगर डीएनए, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड अक्रॉस द डिफरेंट 53 टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस द कंट्री। नाउ अब इससे रिसर्च फाइंडिंग्स हमारे सामने क्या आई हैं? अब ये जो जेनेटिक रिसर्च फाइंडिंग्स हैं इन्होंने ये एनालाइज करा है। अगर यहाँ पे सेंट्रल इंडियन टाइगर, अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे जो अगर हम सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप की बात करें, देखिए अब देखिए लैंड यूज टाइप जो है ये तो आने वाले समय में बदलेगा, है ना। ये अब एक चिंता का विषय भी होता है एनवायरमेंटल, जैसे लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं, बदलते लैंड यूज पैटर्न की बात करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया देखिए वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, वो भी जरूरी हैं, सड़कें बननी है, हाईवेज बनने हैं, बिल्डिंग्स बननी है। लेकिन जो प्रेजेंस, अब यहां पे ये बात डिस्कस करेगी कि जो लैंड यूज टाइप्स जो हैं वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के आसपास एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं या फॉरेस्ट हैं या कुछ भी है तो वो एक कंसर्न नहीं है टाइगर कनेक्टिविटी के लिए, चाहे उसमें एग्रीकल्चर फील्ड्स भी क्यों ना हो या अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी क्यों ना हो। लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ बिल्ट अप एरियाज है, अगर हम हाई ट्रैफिक रोड्स की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो इंपैक्ट करते हैं टाइगर मूवमेंट को। ठीक है, लेकिन अब वही सवाल यहां पे खड़ा करा गया है कि भाई आने वाले समय में, आने वाले 100 साल में जो लैंड यूज चेंज है वो तो डिफरेंट होगा। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न्स तो डेफिनेटली डिफर करते रहेंगे आने वाले टाइम में। तो क्या उससे हमारे जो टाइगर की पॉपुलेशन उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या आने वाले समय में खतरा ज्यादा है उनके विलुप्त होने का, एक्सटिंक्शन का, या उनकी कनेक्टिविटी बरकरार रहेगी? ये सवाल यहां पे हमारे सामने खड़े करे गए हैं। तो रिजल्ट्स ये बताते हैं कि जो एक्सटिंक्शन जो है दिस कैन बी अवॉइडेड अगर जो कॉरिडोर्स हैं जहां पे उनकी मूवमेंट होती है उसको सेफगार्ड किया जा सके। तो अगर हम टाइगर रिजर्व्स को फेंसिंग करना शुरू कर देंगे या उनको आइसोलेट करना शुरू कर देंगे तो खतरा है, बिकॉज हमने 2 मिनट पहले भी डिस्कस किया कि अगर टाइगर पॉपुलेशन आइसोलेशन में रह रही है या स्मॉल पॉपुलेशन में रह रहे हैं टाइगर्स, तो उनकी एक्सटिंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट लेके आना है सेंट्रल इंडिया में, है ना। अब ऑब्वियसली उसके लिए हमको हाईवेज बनाने हैं, हमको और बिल्डिंग्स बनानी है, मॉल्स बनाने हैं, तो वो जरूरी भी है।
ठीक है, लेकिन हम किसी किस्म के बैरियर्स ना क्रिएट करें जिससे टाइगर कनेक्टिविटी या टाइगर मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, नहीं तो उनका जो एक्सटिंक्शन रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज द लैंडस्केप्स आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड्स भी क्यों ना हो, जिसके चलते टाइगर मूवमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा और उनके शिकार के ऊपर, उनके प्रे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो टाइगर्स इनसाइड द टाइगर रिजर्व्स, टाइगर्स आर श्योर टू सर्वाइव इन द लैंडस्केप्स इन द टाइम टू कम। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, चाहे वो कोई मर्जी पार्ट ऑफ इंडिया हो जहां पे हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं। अब यहां पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, उड़ीसा में है। अब यहां पे जो सेंट्रल बात आई है वो ये है कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो ब्लैक टाइगर्स हैं वो सिर्फ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में जो है वहीं पे क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, अगेन इसका आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन। अब देखिए वहां पे अगर ब्लैक टाइगर्स हैं तो उनके पास जो ऑप्शंस है मीटिंग, अगर ऑप्शंस की बात करें फॉर मीटिंग, तो वो ब्लैक टाइगर्स के बीच में ही है। ठीक है, इंटर ब्रीडिंग ऑप्शंस वहां पे नहीं है। सो अगेन जितनी पॉपुलेशन स्मॉल और आइसोलेटेड रहेगी, जितने हम टाइगर रिजर्व्स के आसपास बैरियर्स बनाएंगे, उतना ही जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है कम होती रहेगी और साथ के साथ उनकी जो एक्सटिंक्शन रेट है वो बढ़ता रहेगा। अगर हम रणथंबोर टाइगर रिजर्व की बात करें, ठीक है, राजस्थान में, तो जीनोम सीक्वेंसेस फ्रॉम वाइल्ड टाइगर्स रिवील के जो इंडिविजुअल्स हैं रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, दे आल्सो शो इन ब्रीडिंग। अगेन नो ऑप्शंस, नो डिफरेंट ऑप्शंस फॉर मीटिंग। वाइल वी आर नॉट सीइंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग एज येट, लेकिन जो इंडिविजुअल्स जो कि रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ अगर वो मीटिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी डिसएडवांटेजेस एज फार एज द जेनेटिक वेरिएंसी इज कंसर्न। ठीक है, नाउ दिस कैन अफेक्ट द सर्वाइवेबिलिटी of the tigers in the longer run and this can also impact the reproduction of tigers in the longer run. In short, we are seeing the genetic effects of isolation and small population size in wild tigers at some locations. तो इनब्रीडिंग क्या होती है दोस्तों, तो इनब्रीडिंग एक प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द मेटिंग और ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ जेनेटिकली। ठीक है, चलिए तो कंक्लूजन क्या है, तो अभी हम खुशी बना रहे हैं इस बात की कि हम टाइगर पॉपुलेशंस की रिकवरी की बात करते हैं कि हमने बहुत, हमारे प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम 50 साल हो गए 1973, चलो 49 ईयर्स हो गए, तो 50 ईयर्स में हमने बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए हैं टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। लेकिन अभी भी हमने, वी मस्ट नॉट लूज साइट, वी मस्ट नॉट बिकम कंप्लेसेंट ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, सिग्निफिकेंट है कि आगे जाके भी हम टाइगर्स की सर्वाइवेबिलिटी को कंटिन्यू कर सकें और उनकी कनेक्टिविटी भी ठेस ना पहुंचे। तो अब आज के टाइम पे देखिए बहुत बेहतरीन हमारे पास जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जीनोम सीक्वेंसिंग की हम बात करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर सकते हैं ये पता लगाने में कि टाइगर्स में कितना जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी हमको दे सकता है कि हम टाइगर्स को अंडरस्टैंड बेटर कर सकते हैं और कैसे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है टाइगर्स को वो जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आर्टिकल्स थे। बाकी जो क्वेश्चन है आज का वो ये रहेगा, इंडिविजुअल, अब ये बहुत आपका ना ये एनालिटिकल सा आपके खुद के यहाँ पे व्यूज आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी व्यूज यहाँ पे, आपके जो भी पर्सनल व्यूज आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल राइट्स हैव बीन क्रिबल्ड, कैबिन्ड एंड कन्फाइंड इन इंडियाज फाइट टू कॉम्बैट द मेनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअल व्यक्तियों के, है ना, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो कुचले गए हैं, ठीक है, दबोचे गए हैं, क्रिबल्ड, कन्फाइंड हो गए हैं, क्रिबल्ड हो गए हैं हमारी जो लड़ाई है टू फाइट अगेंस्ट द मेनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? तो आपके क्या व्यूज है इसमें, आपने 150 वर्ड्स में ये आंसर करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये हमारे आर्टिकल्स थे। तो क्विक इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों यदि आप अगले साल अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं और यदि दोस्तों आप मेंटरशिप की तलाश में हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो या सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, 500 नंबर का ऑप्शनल रहता है हमारे मेंस के एग्जाम में, तो यदि दोस्तों आप हमारे कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं, PSIR में भी और सोशियोलॉजी में भी। एक तो दोस्तों हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो कि ऑफलाइन बैचेस का है। तो यदि आप आना चाहते हैं, यहाँ पे मोहाली में आना चाहते हैं, पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कहीं रहते हैं, तो आप आ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत कहीं आप दूर रहते हैं और आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है और सिमिलरली हमारे पास प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, सेम फॉर सोशियोलॉजी एज वेल। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। चलिए, सो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द हम अपनी अगली क्लास में। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।